ये बस इधर, बस तू जा। हाँ मैं देखती, तू जा। डॉक्टर साहब क्या हो गया लता को, सब ठीक है ना? लता प्रेग्नेंट है, 4 महीने हो चुके हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रे, तू अकेला मजदूरी करके घर तो संभाल लेगा, लेकिन इसके काम का जो पैसा तूने एडवांस में लिया है मेरे से, वो पैसा कौन वापस करेगा? तेरा बाप? डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसका तो ऑपरेशन हो चुका है। हाँ जानता हूँ, इसका यूट्रस, मेरा मतलब है इसकी बच्चेदानी मैंने ही निकाली थी। कुछ केसेस में बच्चा गर्भ के बाहर ही ठहर जाता है और 100 में से किसी एक ही औरत के साथ ऐसा होता है। देखा, मैंने बोला था ना देवी आने वाली है। देवी ने लता के गर्भ को अपना घर चुना है। ये सब कृपा और चमत्कार है, चमत्कार है ये चमत्कार नहीं है, पाप है पाप। अरे देख क्या रहा है? गिरा इस पाप को। और तू नहीं गिरा सकता है ना तो मेरे को बोल, मैं गिराता हूँ। देवी के खिलाफ जो भी जाएगा ना उसकी मौत पक्की है। हाँ, और पाप उस पर भी चढ़ेगा जिसके सामने देवी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे देवी की सेवा करो देवी की। अरे क्या हुआ? देखो ना डॉक्टर साहब, दर्द चालू हो गई। नर्स, इन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ। सब बस्ती में एक बड़ा मेडिकल रैकेट चल रहा है, जिसमें बस्ती की ऑलमोस्ट सारी औरतों ने अपना यूट्रस निकलवा दिया ताकि मजदूरी करते समय प्रेगनेंसी या पीरियड के वजह से छुट्टी लेनी ना पड़े। और सर इतना ही नहीं, इनके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि मंथली पीरियड यानी भयानक बीमारी है जो ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है। बीमारी तो है ही मैडम, और अगर इस बीमारी की वजह से कोई औरत काम पे नहीं आती है ना तो कदम साहब उसके आदमी का भी पैसा काट लेते हैं। वैसे कदम साहब भी मदद करते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए और ऑपरेशन के लिए पैसा भी देते हैं, और हमारे रोज की मजदूरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए जो चाहे जिस तरह से चाहे उन्हें बेवकूफ बनाता है। और ये लोग इतनी आसानी से इन्हें बेवकूफ बनाते हैं कि हम उन्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। एनीवे, गायकवाड़, लता के बारे में कुछ पता चला? जी सर, लता के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली है कि उसका यूटेरस निकालने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई, और गाँव वालों का मानना है कि उस पर देवी माँ की कृपा हुई। व्हाट रबिश गायकवाड़। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है। करडे, ये तुम कह रहे हो? पुलिस वाले हो ना तुम? ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास रखते हो तुम? पुढच्या वेळेला असं काही बोललत ना तो तुमको ही मिर्ची खिलाऊंगा मैं अभी। सॉरी सर। गायकवाड़, ये विश्वास अंधविश्वास सब छोड़ो। अगर लता का यूट्रस निकाला गया था और उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत ही हल्का फर्क होता है, और इसी फर्क का फायदा उठाकर कई बार। सर एक आइडिया, मैं घर फोन करके ट्राई करता हूँ, शायद आइडिया कम कर जाए। घर? हाँ सर, ट्राई करता हूँ। हेलो। अरे मैं घर जल्दी नहीं आ रहा, तुम सामान की लिस्ट क्या दे रही हो? तुम रुको एक मिनट, कुछ पूछना था तुमसे। अब हमारे घर में जो मेड आती है वो अपने घर काम के लिए कितना वक्त लेती है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह? अरे सवाल का जवाब दो तुम। अरे तुम पुलिस वाले की बीवी हो तो क्या सवाल पे सवाल करोगी? हाँ हाँ तुम, हाँ ठीक है। अरे यार तुम सामान की लिस्ट बाद में देना, मैं करता हूँ बाद में। सर घर काम के लिए तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं। लता सुबह 6 बजे जाती थी और करीब 7:15 को वापस आती थी, मतलब सवा घंटा। अगर 20 मिनट उसे आने जाने में लगते हैं, मतलब वन वे 10 मिनट लगते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी वो काम करती थी उसके घर से 10 मिनट के रेडियस पे होने चाहिए। वाह गायकवाड़, बीवी की डांट खाकर तुमने थ्योरी बड़ी अच्छी बनाई। चलो आप एक काम करो, लता की फोटो लो और जिस बस्ती में वो रहती थी उसके आसपास पूछताछ करो कि वो किसके पास काम करती थी। एक और बात, डॉक्टर प्रधान से भी पूछताछ करो। अगर उसने बाकी की औरतों का यूट्रस निकाला तो फिर उसने लता का यूट्रस क्यों नहीं निकाला? जी हाँ, मैंने लता का यूट्रस नहीं निकाला था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका यूट्रस निकाला जाए। बाकी सब खुद आई थी मेरे पास यूट्रस निकलवाने, उन सब की एनओसी मेरे रिकॉर्ड में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते कि मैंने उन्हें कुछ फोर्स किया है या तो कुछ इलीगल किया है? इलीगल नहीं, लेकिन आपने गलत किया है और ये आप भी जानते हैं।
कदम इन औरतों को बेवकूफ बनाकर उनके यूट्रस निकलवाता था और आपको 20,000 कदम ने दिए थे यूट्रस निकालने के लिए, और नहीं निकालने के लिए 20,000 लता ने दिए थे। लता ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सबको झूठ बोल दूं कि मैंने उसका यूट्रस निकाल दिया है। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझसे हेल्प मांगी क्योंकि वो बच्चा रखना चाहती थी। तो मैंने सबको बोल दिया कि बाबा एक आध रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि यूट्रस के बिना भी बच्चा हो सकता है। उसको तो मैंने मदद ही की साहब। इस डॉक्टर प्रधान की दरियादिली की 2 वजहें हो सकती है। या तो ये सचमुच लता की मदद करना चाहता था, या फिर ये जो कह रहा है कि उसको कदम और लता दोनों से पैसे मिले थे। अब सवाल ये है कि लता के पास इसको देने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? एक गरीब मजदूर औरत को इतने पैसे देगा शायद वो जिसे उसके यूट्रस की जरूरत हो। सर एक सेकेंड, आपका मतलब है सरोगेट मदर? एग्जैक्टली। पांडु के मुताबिक लता सिर्फ 2 जगहों पर काम करती थी, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर और किसी के यहाँ घर काम करती थी। तो हो सकता है कि ये पैसे जिसने भी दिए हो वो इन्हीं 2 जगहों में से किसी एक पर दिया हो। अब हमें पता ये करना होगा कि वो किसके यहाँ घर काम करती थी। इसे तो पहचानते हैं हम, यहाँ पे घर काम के लिए आती थी। किसके यहाँ काम करती? वो 703 में हुसैन साहब के यहाँ। ठीक है। जी कहिए, ये आपके यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन काफी दिनों से काम पर नहीं आ रही। और अब आएगी भी नहीं। क्यों? ये मर चुकी है। मेरी बीवी का 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेरा बेटा रहमान भी 5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गया। अब इस घर में हम सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बहू अस्मा और पोती नाज़नीन। तो आप तीनों के अलावा फैमिली में और कोई नहीं है? एक बेटी है बेनज़ीर, वो वापी में अपने शौहर तबरेज और 2 बच्चों के साथ रहती है। ठीक। मतलब हमारी सरोगसी वाली थियरी गलत निकली, क्योंकि सज्जाद हुसैन की फैमिली में किसी को सरोगसी की जरूरत है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि फैमिली के अलावा कोई और हो जिसे सरोगेसी की जरूरत हो। होने को तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि ये जो भी जरूरतमंद है वो लता को मिला कब और कैसे? क्योंकि अगर सुबह का 1 घंटा छोड़ो तो लता पूरा का पूरा दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ करती थी। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, मैं अरनाला के देवी मंदिर में अभी जाना होगा। सर लाश काफ़ी छोटे बच्चे की है तो बुरी तरह डिकम्पोज हो चुकी है। आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है और बॉडी पे से इन नज़र वाली चूड़ी के अलावा और कुछ नहीं मिला है जिससे आइडेंटिफाई करने में मदद। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बैकवर्ड मेरा अंदाजा है कि ये लता के बच्ची की ही बॉडी है। एक काम करो, पांडु को बुलाओ और उससे पहचान करवाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर पांडु ने बच्ची के हाथ पे पहले नजर वाली चूड़ी से ये कंफर्म किया है कि बच्ची उसी की है, लेकिन फिर भी रूटीन प्रोसीजर के हिसाब से बच्ची के खून को पांडु और लता के सैंपल के साथ मैच करने के लिए भेज दिया है। गुड सर, ये लता की पीएम रिपोर्ट। गायकवाड़, जैसा कि हमें शक था लता की मौत गला दबाने की वजह से हुई और मौत 12 दिसंबर को सुबह 11 से 12 के बीच ही हुई है। तो सब सवाल यह है कि लता जैसी मजदूर औरत का मर्डर कोई क्यों करना चाहेगा? हाँ बोला क्या? तो बटिए पीछे। बैकवर्ड पूरे टेरेस देखो, किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर कर ले, नीचे जाकर इनके घर की तलाशी लो। सर, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर,
कल रात को 9:30 बजे तक जब अस्मा और नाज़नीन शॉपिंग करके घर ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैं लाइट्स ऑफ करके सोने चला गया। सर, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि अगर ये लेट हो जाते हैं रात को लौटने में तो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लेते हैं। फिर सर सुबह जब मैं उठा और किचन में अपनी चाय बनाने के लिए गया तो देखा रात का खाना ऐसे ही पड़ा था। मैं इनको बेडरूम में देखने गया, वहाँ ये दोनों थे ही नहीं सर, पूरे घर में कहीं नहीं थे। फिर मैं छत पे आया तो दोनों को खून में लथपथ हुए देखा। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर मैंने इनका पूरा घर चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। सर ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा होता तो हमें ये पता चल पाता कि अस्मा एग्जैक्टली कितने बजे घर आई थी और उसके पीछे लेट नाइट कोई और आया था क्या। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। लता सुरवे के मर्डर के बारे में अस्मा को कुछ पता होगा और इसीलिए अस्मा का मर्डर हुआ है। और हो सकता है कि उसकी बेटी ने उसकी माँ का मर्डर होते हुए देख लिया, इसलिए फिर बेटी को भी किसी ने मार दी। एक काम करो गायकवाड़, अस्मा का बैकग्राउंड चेक करो और उसके कॉल डिटेल्स निकालो, शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। हो सर, लेकिन सर मुझे सज्जाद की कहानी थोड़ी अटपटी लगी। इन दोनों को इतनी बेरहमी से मारा गया और उसने रात को किसी की चीख पुकार तक नहीं सुनी। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करो, शायद उसने कुछ देखा हो सर। साहब, हम सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, पर कल हमारी बीबी की तबीयत खराब हो गई थी, उसे डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गए। नाइट ड्यूटी में जो वॉचमैन होता है उसका नाम, नंबर और एड्रेस। 1 मिनट साहब, ये लीजिए सर। वाह, लिखूंगा। ये सज्जाद हुसैन और उसकी फैमिली, इनके बारे में कुछ बता सकते हो? अब क्या बताएं साहब, बहुत ही लिच्चर लोग हैं। और हुसैन साहब कसरत के नाम पर छत के एक हिस्से को जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। और उनकी बहू यहाँ से तो बुर्के में जाती थी साहब, पर ऐसा सुना है कि बाहर जाके छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। वो किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती है साहब, जहाँ पे मर्द और औरत सब आते हैं। पार्लर का नाम क्या है? आप बता सकते हैं हुसैन फैमिली के यहाँ कौन कौन आता जाता है? ज़्यादा तो किसी को आते जाते नहीं देखा, पर हाँ रिश्तेदार ही आते जाते थे और उनकी बेटी और दामाद अक्सर आया जाया करते थे। मैडम जी, बेनज़ीर को आते जाते ना भी देखो ना तो भी पता चल ही जाता है। जब वो आती है ना तो उसके घर में झगड़ा जरूर होता है और इतनी जोर जोर से चिल्लाती है ना कि पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंजती है। कल नाइट ड्यूटी पे तुम ही थे ना? ये हुसैन के घर किसी को आते जाते हुए देखा था? नहीं साहब, वो बिल्डिंग में रहने वाले लोग ही अंदर बाहर हो रहे थे, बाहर का तो ऐसा कोई आया नहीं। तुम ड्यूटी पे कितने बजे पहुंचे? करीब 8:15 बजे। ठीक है। औरतों का घर के बाहर काम करना हमारे अच्छा नहीं समझा जाता सर। मेरे एतराज करने के बाद भी अस्मा पार्लर में काम करती थी। मेरी बहू मेरे काबू में नहीं थी, ये मैं आपको कैसे बताता, इसलिए छुपाया। और बेनजीर से झगड़े वाली बात क्यों छुपाई? साहब, जहाँ फैमिली है वहाँ झगड़े लाजमी है, इसमें बताने और छुपाने जैसी क्या बात है? लेकिन ये झगड़ा था किस बात का? कोई ऐसी बात ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें बेनजीर से पूछताछ करनी होगी। आप सोच लीजिए। सर वो अब्बू, मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि इतने बड़े फ्लैट की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इस फ्लैट को बेचते क्यों नहीं और छोटा फ्लैट खरीद लीजिए ना। क्यों बेच दे? क्यों जरूरत नहीं है? ये फ्लैट हमारा भी है। भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब्बू से बात कर रही हूँ। और तुम जैसी बेगैरत औरत से मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है, जो घर की इज्जत सरेआम नीलाम करती हो। काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, कोई गुनाह कोई गलत काम नहीं करती। क्या पता काम के अलावा तुम क्या क्या करती हो। बस करो तुम दोनों। तुझे क्या इतनी बेसब्री है? मेरे मरने के बाद ये फ्लैट तेरे बेटे के नाम पे ही है और कोई वारिस है हमारा? तब बेच लेना। कैसे वारिस नहीं है अब्बू? ये है ना नाज़नीन, आपके बेटे की आखिरी निशानी, तो ये फ्लैट भी उसी का होगा ना। वाह भाभी वाह, अपनी रंगरलियों के साथ साथ आप कम्युनिटी के कायदे कानून भी भूल गई। आपको पता नहीं कि जायदाद लड़कों के नाम होती है, लड़कियों के नहीं। अपने पास रखो अपने कायदे कानून। मेरे होते हुए नाज़नीन से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। बकवास बंद कर वरना।
गायकवाड़, आसमा के केस में प्राइम सस्पेक्ट तो घर वाले ही हैं, लेकिन बाकी की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते। 5 साल पहले उसका पति मर चुका है, पार्लर में काम करती थी, हो सकता है उसका कोई अफेयर रहा हो। एक काम करो, जिस पार्लर में वो काम करती थी वहां पर पूछताछ करो, शायद वहां कोई क्लू मिल जाए। हो सर। आसमा के अफेयर के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन अपने काम में बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ड वर्किंग। सर वो यहाँ काम करती है ना, उसने अपने घर पे नहीं बताया था, हमें भी उस दिन पता चला जब उसके फादर इन लॉ यहाँ आए और उन्होंने तमाशा किया। बेलिहाज लड़की, खुदा का खौफ नहीं है तुझे? हाँ, जो ये नापाक हरकतें कर रही है तू, गैर मर्द को चूरी है, और ये छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है तू। ले पकड़। वो अभी क्या करें, प्लीज यहाँ से जाएं। अरे आसमा क्या हुआ, क्या चल रहा है ये चादर लपेट और अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी अब्बू, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और खुदा सिर्फ आपका नहीं, वो मेरी भी नीयत समझेगा। सर आप शोर मत बचाइए और चलिए यहाँ। नहीं चलेगी तू? प्लीज आप जाएं यहाँ से। आसमा तू ठीक नहीं कर रही। चलिए सर, इसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए सर। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसे जॉब से नहीं निकाला? सर मैंने उसे जॉब से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसे जॉब की बहुत जरूरत है, और जितनी उसे जॉब की जरूरत थी उतनी सैलून को भी उसकी जरूरत है। सर वो हमारे स्टाफ और सारे क्लाइंट उसी को पसंद करते थे। हाँ मैं वहां गया था, और आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं खुद अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालना चाहता था। आपने उसे धमकी भी दी थी कि उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ तो चुकाई ना, सब सच बता दिया। तब तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आप ही के बैंक में आसमा ने लता का अकाउंट खुलवाया था। सर यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। गायकवाड़, इसको उठाकर अंदर ले चलो, और तब तक बिठा कर रखना जब तक इसको सब याद नहीं आ जाता। सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर पता चल गया है मोबाइल किसके नाम पे रजिस्टर है। किसके? सर ये फोन मेरा नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने अपने अब्बू को मजबूर किया था वो फ्लैट बेचने के लिए, और मैं आसमा से नफरत भी करती थी, मगर उसके लिए मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करूंगी सर। वापी के शॉपकीपर के रिकॉर्ड्स में ये फोन तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। यही फोन बाथरूम के स्पाई कैम से कनेक्टेड था। इसका मतलब साफ है, तुम अपनी भाभी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि फ्लैट के ऊपर से अपना क्लेम वो छोड़ दे, वरना तुम ये वीडियोस वायरल कर दोगी। खुदा कसम सर, मैं सच बोल रही हूँ, ये फोन मेरा नहीं है। तो फिर ये फोन तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड क्यों है? पता नहीं सर, मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। मेरे डॉक्यूमेंट चोरी करके उन्होंने फोन खरीदा होगा। और आपके पास कोई सबूत है कि ये फोन मैंने खुद जाके दुकान से खरीदा है? सर जिस दिन लता और बच्ची का मर्डर हुआ था उस दिन ये 2 नंबर मर्डर स्पॉट और बैंक के बाहर एक्टिव थे। पता करो ये दोनों नंबर्स किसके हैं। यस सर। और आसमा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन के साथ मैच करके देखो। यस सर। सज्जाद के टेरेस पर मिले सामान की जो लिस्ट है उसमें एक डंबल का जिक्र है। जी सर, मैंने देखा भी था। हाँ, लेकिन उसके घर में जो सामान मिला था उस लिस्ट में कहीं भी दूसरे डंबल का जिक्र नहीं है। एक ही डंबल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा डंबल ही मर्डर वेपन है और फिर उसको गायब कर दिया गया? सर ये देखिए ये मिला है। इस डंबल को तेरी उंगलियों के निशान भी है, और बाथरूम में स्पाई कैम भी तूने ही लगाया था ना? एक 8 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर किया तूने उसका। अब अगर सच नहीं बोला ना तो तेरे मुंह में हाथ डाल के सच बाहर निकालूंगा मैं। बोल। सर बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था सर, पैसे की बहुत दिक्कत थी सर, इसलिए मैं बेदर जी को प्रेशर कर रहा था फ्लैट बेचने के लिए। बाथरूम में स्पाई कैम भी इसलिए लगाया था ताकि आसमा को ब्लैकमेल करके उसके साथ मजे करूंगा और उसको फ्लैट में क्लेम करने से रोकूंगा, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उस दिन भी उनके घर इसीलिए गया था,
लेकिन जब उनके घर पहुंचा, अम्मी को बुला। दादू घर पर नहीं है। तेरी अम्मी को तो पता है, मजे मार रही होगी कहीं पे। पर ये बुड्ढा कहाँ चला गया? हमारी अम्मी और दादू के बारे में गाली मत दो। अरे वाह, बकरी तो बकरी, साथ में मेमना भी बोलने लगा है। तमीज। मैंने सारा गुस्सा नाज़नीन पे निकाल दिया और तभी उसी समय सज्जाद वहां पर आ गया। ये सब देखा उसने तो बहुत मारा मुझे और छत पे ले गया। बेगैरत इंसान, नालायक। या अल्लाह, ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई जो आपने एक बच्ची। ये गंदी हरकत इस वैशी दरिंदे ने की है। इसने। ए बुड्ढे, अगर किसी को बोला तेरी बेटी को तलाक दे दूंगा। फिर मैंने डंबल पानी की टंकी में फेंक दिया। मुझे लगा वहां से कौन ढूंढ पाएगा। आसमा का मर्डर और नाज़नीन पर रेप और मर्डर करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। मुझे इसके भी कॉल डिटेल्स चाहिए आज के आज। सर, लता और बच्चे के मर्डर के टाइम पे जो बैंक और क्राइम स्पॉट पे जो नंबर मिले थे उनकी डिटेल्स आ गई। और सर, ये दोनों नंबर आसमा के कॉल रिकॉर्ड में भी मिले। आसमा मेरी खाला की बेटी थी। शादी से पहले आसमा हमारे साथ हमारे नवे मुंबई वाले फ्लैट में रहती थी। निखत और आसमा काफ़ी अच्छे दोस्त थे। शादी के 5 साल बाद भी हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, तब डॉक्टर ने हमें सरोगेट मदर के लिए सजेस्ट किया था। सर, मैंने सरोगेट मदर वाली बात आसमा को बताई, तभी उसने मुझे लता के बारे में बताया। 12 दिसंबर को क्या हुआ था जब लता बच्ची को लेकर तुम दोनों के पास आई थी? बोल। निखत ने देखा कि बच्ची की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अंधी है। डॉक्टर भी बोला कि अंधी है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? धोखा दिया तुमने हमें। एक हेल्दी बच्चा चाहिए था, ना कि ये। देखिए, बात बच्चा पैदा करने की हुई थी सो मैं की। अब ये आपका बच्चा है, संभालिए इसे, रखिए इसे प्यार से। ये बच्चे मुझे नहीं चाहिए। पर जब आसमा को आपसे पता चला तो उसने हमसे पूछा, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं बताया। फरहान और निखत को लता और बच्ची के मर्डर के लिए, तबरेज को आसमा और उसकी बेटी नाज़नीन के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई और सज्जाद को जुर्म छुपाने के लिए सजा। जुर्म की दस्तक को हमेशा सुने, उसे समझने की कोशिश करें।